मॉडल सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए जैक बोर्ड का जितना भी मॉडल सेट आया हुआ है, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या फिर 12th का हो, अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए। वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा क्लास 11th के जो भूगोल है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। और यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि एडविन हब्बल ने। ये जो आपका बिग बैंग सिद्धांत है, बैंग बैंग नहीं, बैंग बैंग आपका एक मूवी है ऋतिक रोशन का, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। यहां पर क्या है, बिग बैंग। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था, तो एडविन हब्बल ने किया था, याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है ना, ये भी हमारा बिग बैंग पर ही बेस्ड है। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। यहां पर 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए एक्चुअली भूगोल में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, अधिकतर जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। पृथ्वी से, ये जो आपका पृथ्वी हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है यानी कि औसत दूरी है, ये कितना है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 14.96। ठीक है, क्या है 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको एक्चुअली में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे 14 करोड़, क्या बोलेंगे 14 करोड़ और 96 लाख, 14 करोड़ 96 लाख क्या है किलोमीटर। ये भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर बोलिए, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको 14.96 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है। देखिए यहां पर आंतरिक ग्रह का बात हो रहा है, किसका, आंतरिक ग्रह का। और देखिए आंतरिक ग्रह को हम लोग पार्थिव भी बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। याद रखिएगा आंतरिक ग्रह का दूसरा नाम क्या है, पार्थिव ग्रह। और यहां पर ये जो आंतरिक ग्रह है, पहले देख लीजिए इसके अंदर में कौन कौन आते हैं, आंतरिक ग्रह के अंदर में कौन कौन आते हैं। याद रखिएगा जो आंतरिक ग्रह है, इसके अंदर हमारा आता है एक बुध, ठीक है, एक आता है शुक्र, क्लियर है, एक आता है पृथ्वी और एक आता है मंगल। क्लियर है, ये सब हमारे किसमें आते हैं, तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। कहां आते हैं, तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जो बाह्य ग्रह के कैटेगरी में आते हैं, क्या क्या आते हैं, एक आता है हमारा शनि, एक आता है बृहस्पति, एक आता है यूरेनस और एक आता है नेपच्यून। याद रखिएगा ये जो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, ये क्या है आपका, ये आपका है आंतरिक ग्रह। क्या है, आंतरिक ग्रह, जिसको हम लोग पार्थिव ग्रह भी बोल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है। यहां पर बोला जा रहा है कि कौन वाला आपका आंतरिक ग्रह नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, आपका आंतरिक है। तो यहां पे देखिए ये जो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब के सब आपके क्या है, आंतरिक है। तो ये सब तो यहां पर आंसर होने वाला है नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, शनि। क्योंकि शनि है जो आपका वो क्या है, बाह्य ग्रह के कैटेगरी में आता है, बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर है। और ये जो आपका एक आपका बुध हो गया, एक आपका शुक्र हो गया, एक आपका पृथ्वी हो गया, एक आपका मंगल हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे आपके आंतरिक ग्रह, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्थिव ग्रह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पार्थिव ग्रह, क्या बोलेंगे इसको, पार्थिव ग्रह भी बोलेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। देखिए डायनासोर का युग हम लोग किस युग को बोलते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि जुरासिक। क्या हो जाएगा, जुरासिक हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। देखिए आज से अगर बात करें तो कितने वर्ष पहले, मतलब पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हो गया था, मतलब पृथ्वी पर जीवन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर। और यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी कि 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। क्लियर है, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले से ही पृथ्वी पर ये जो जीवन है, जीवन स्टार्टिंग हो गया था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं CO2। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर देखिए कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि जलवाष्प हो जाएगा। क्लियर है, इसका सही क्या हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर, जो कि अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या, हर एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तभी ना मॉडल सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि संतृप्त आर्द्रता बोलिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतृप्त आर्द्रता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि संतृप्त आर्द्रता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पृथ्वी के लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है। तो देखिए वैसे वन जहां पर वर्षा अधिक से अधिक मात्रा में होगा वहीं पर क्या होते हैं 50% वनस्पति प्रजातियां वैसे वन में पाए जाते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो ऑप्शन नंबर ग है क्या है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, वर्षा वन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। यहां पर 50% वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पर कि जो हमारे संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो रेड डाटा सूची है किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर चारों में से एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा IUCN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IUCN हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, संरक्षण संघ बोलते हैं, संरक्षण संघ। क्लियर है, तो कौन करता है, IUCN करता है। ठीक है, संघ। ठीक है, IUCN करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। और देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, एक भी ऑप्शन आपका उस तरह का नहीं है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IUCN। क्या हो जाएगा, IUCN, जिसको हम लोग बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। और यहाँ पर ऐसा ऑप्शन एक भी आपका नहीं है। देखिए ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, ये आपका क्या है, यूनेस्को है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। तो ऐसा तो नहीं रहा ना, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहाँ है आपका, नहीं है, तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैव मतलब क्या होता है, जीवन, और ये जो जैव विविधता है उसका जो संरक्षण है किसके लिए मतलब महत्वपूर्ण है, जंतु के लिए, पौधों के लिए, या फिर क और ख दोनों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जंतु भी होना चाहिए, पौधे भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि क एवं ख दोनों, यानी कि जंतु और पौधे दोनों। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप अच्छे तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। ठीक है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहां हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। कहां हुआ था, ब्राजील में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किनका है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि ये जो कथन है किनका है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अल्फ्रेड हेटनर। क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड हेटनर। ये जो कथन है किन्होंने दिया था, अल्फ्रेड हेटनर ने दिया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो ये जो मैदान है ना आपका मैदान, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक लक्षण बोलेंगे। क्लियर है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है। तो यहां पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी कि लाप्लास। क्या हो जाएगा, लाप्लास हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने मॉडल सेट 1 में भी आपको बताया था। क्या है क्वेश्चन कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। मतलब जो खगोलीय दूरी को जो मापा जाता है किससे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको मॉडल सेट 1 में भी बताया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है। तो देखिए ये जो पी तरंग है ना, ये आपका ठोस, द्रव, गैस, यानी कि ठोस, गैस और तरल मतलब तीनों में गमन करता है। और यहां पर तो हमें 2 पूछा है, तो 2 में तो जाहिर सी बातें गमन करेगा, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा पी तरंग हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर का इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है। देखिए यहां पर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। एक्चुअल में ये जो है ना जोवियन, इसका माने होता है बाह्य, इसका माने क्या होता है, बाह्य ग्रह। और अभी मैंने आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में बताया। ठीक है, आंतरिक ग्रह में हमारा क्या क्या होता है, तो आंतरिक ग्रह में होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, और बाह्य ग्रह में हमारा क्या क्या होता है, शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर आपका ऑप्शन कौन वाला मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं बृहस्पति ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका एक बाह्य ग्रह है, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपको बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये सब के सब क्या है, आपके आंतरिक ग्रह है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव भी बोलते हैं, पार्थिव क्या बोलते हैं, पार्थिव भी बोलते हैं। याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में ही आपको यहाँ पर दिया गया है, याद क्या रखना है, पर आपको क्वेश्चन आ गया तो समझना है ना आपको अच्छे तरीके से। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 19 पहले देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है, मतलब कौन आपका बाह्य ग्रह है। तो यहाँ पर बृहस्पति आपका जो है क्या है, बाह्य ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 20 का बात करें तो निम्नलिखित में कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है। तो पार्थिव ग्रह बोल रहा है, पार्थिव ग्रह में क्या होता है, आंतरिक ग्रह। और मैंने आपको बताया कि जो बुध, ठीक है, आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो होता है आपका आंतरिक ग्रह होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ शुक्र साफ साफ दिख रहा है, तो
आपका क्या हो जाएगा, पार्थिव ग्रह बोलिए या फिर आंतरिक ग्रह बोलिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका बृहस्पति है, शनि है, नेपच्यून है, यूरेनस है, ये क्या है आपका बाह्य ग्रह है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी का जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है कितना है, तो ये आप याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर त्रिज्या है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस पर मापी जाती है। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल बोलिए या फिर रिक्टर पैमाना बोलिए। ठीक है, रिक्टर स्केल बोलिए या फिर रिक्टर पैमाना बोलिए, इसी से क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्टर स्केल ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 24 नंबर क्या है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और जो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क, यानी कि आग्नेय। ठीक है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपका ग्रेनाइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि आर्थर होम्स। ठीक है, क्या है, आर्थर होम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आपको देखने में और अच्छा सुविधा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि सागरीय अधस्तल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि हैरिस हेस द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, हैरिस हेस द्वारा दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपके पास। 27 क्या है कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। तो जो मैग्मा है ये जब ठंडा हो जाता है तो किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान बोलिए या फिर आग्नेय सेल बोलिए। ठीक है, तो इसका निर्माण होता है। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो जो संगमरमर है आपका किस चट्टान का उदाहरण है, किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि कायांतरित। ये जो कायांतरित चट्टान है इसी का उदाहरण आपका संगमरमर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए यहाँ पर जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रादेशिक उपागम, ठीक है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि कार्ल रिटर द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए क्या है, यहां पर है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया। देखिए क्रमबद्ध भूगोल जो है, ठीक है, तो जो क्रमबद्ध भूगोल है किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी कि हमबोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमबोल्ट हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है यहां पर कि भूगोल की किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं। 4 ऑप्शन है कि क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, भौतिक भूगोल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें मेरा थोड़ा सा डाउट था, ठीक है, और मुझे इसका सटीक आंसर नहीं मिला, इसलिए इसको अभी मैं फिलहाल छोड़ देता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा पर्पस है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी चीज को गलत ना पढ़ाऊं। और देखिए इतना ज्यादा मॉडल सेट है ना, इतना ज्यादा क्वेश्चन आंसर बताना पड़ रहा है, रात दिन जागना पड़ रहा है, हर मतलब जिस दिन से मॉडल चलाया हुआ है ना उस दिन से मैं हर रात को ना 1 बजे 1:30 बजे सो रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत कहीं पर मतलब बाय चांस मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मिस्टेक ना हो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है 31 इसका मुझे सटीक आंसर पता नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। और अगर आप लोगों को पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका ये आंसर हो सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मेरे लिए तो क्वेश्चन डाउटफुल है, तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था। ठीक है, समुद्री मार्ग से बात कर रहा है, समुद्री मार्ग से जो पृथ्वी का जो परिक्रमा किया था वो सबसे पहला नाविक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि क्या है कि मैगेलन। ठीक है, मैगेलन क्या हो जाएगा, मैगेलन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए यहाँ पर आपका जो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना होता है, यानी कि अंदर का जो संरचना होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला आपका हो जाएगा ऊपरी सतह, क्लियर है, बीच वाला आपका हो जाएगा मध्य सतह, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका आंतरिक सतह। एक आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक सतह हो जाएगा। क्लियर है, एक हो गया आपका ऊपरी सतह, एक हो गया आपका मध्य सतह, ठीक है, और एक हो गया आपका आंतरिक सतह, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक हो गया आपका ऊपरी स्तर, एक हो गया आपका मध्य स्तर, और एक हो गया आपका आंतरिक स्तर। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक हो गया आपका ऊपरी परत, एक हो गया आपका मध्य परत, और एक हो गया आपका आंतरिक परत। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्या समझना है, ये जो आपका ऊपर वाला ये जो परत है इसको हम लोग बोलते हैं भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, भूपर पट्टी बोलते हैं। याद रखिएगा, कभी भी अगर ऊपरी परत या फिर ऊपरी सतह का बात किया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूपर
पट्टी बोलेंगे। ये जो आपका ये जो बीच वाला है ना, ये जो मध्य वाला स्तर यानी कि ये जो मध्य वाला परत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका ये जो है ना आपका आंतरिक वाला जो स्तर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोड बोलेंगे। तो देखिए ये चीज को आप याद रखिएगा। बात समझ में आया। अगर आपको ऊपरी परत पूछा जाएगा तो आपको बोलना है भूपर पट्टी, अगर आपको मध्य वाला पूछा जाएगा तो बोलना है आपको मेंटल, और अगर आपको आंतरिक स्तर पूछा जाएगा तो आपको बोलना है क्या होगा, क्रोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया कि मध्यवर्ती परत यानी कि बीच वाला आपका क्या होगा, तो मध्यवर्ती वाला क्या होता है, मेंटल होता है, ऊपर वाला आपका भूपर पट्टी होता है, और आंतरिक स्तर आपका क्या होता है, क्रोड होता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है यहाँ पर, ठीक है। 34 देख लीजिए क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि भू संचलन किससे उत्पन्न होता है। तो जो भू संचलन है किससे उत्पन्न होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं, और यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि आकस्मिक, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए जो आपका ज्वालामुखी भूकंप होता है ये तो आपका अचानक ही आ जाता है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसको आप थोड़ा सा एक बार रीचेक कर लीजिएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर ख ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाऊं तो आप लोग यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए एक्चुअल में ये जो ज्वालामुखी और ये जो भूकंप होता है कभी भी धीमी गति से नहीं आएगी, कभी भी धीमी गति से, कभी स्लोली स्लोली आएगा क्या, नहीं आएगा। जब भी आएगा ना अपने साथ सबको ले चलेगा, सबको अपने साथ ले चलेगा, चलो बेटा चलो साथ में, ठीक है। तो धीमी गति में तो कभी आएगा नहीं, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। ये तो यहाँ से ही खत्म हो गया। अगर बात करें मौसमी, तो आप बताइए क्या ज्वालामुखी और भूकंप का कोई मौसम होता है क्या, कभी मतलब बरसात के दिन में आएगा या फिर ठंडा दिन में आएगा, गर्मी के दिन में आएगा। तो ये भी चीज तो मुझे जहां तक उम्मीद लग रहा है कि ये भी आपका नहीं होगा। और अगर बात करें वायुदाब से उत्पन्न होने वाली, तो देखिए वायुदाब से जो आपका उत्पन्न होता है चक्रवात होता है। क्या होता है, चक्रवात होता है। वायुदाब से क्या होता है, चक्रवात होता है। हाँ अगर यहाँ पर चक्रवात का बात रहता है तो बोलते कि ये जो ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे जहां तक उम्मीद लग रहा है कि जो आपका ऑप्शन नंबर ख यानी कि आकस्मिक आपका सही होगा, ठीक है। यानी कि ये अचानक आते हैं ना, किन्हीं को तो पता भी नहीं चलता कि ज्वालामुखी भूकंप आ गया। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 को थोड़ा सा एक बार आप लोग अपने तरफ से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। और ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है ना, ये आपका मॉडल सेट 1 में भी दिया हुआ था। क्या है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मॉडल सेट 1 देखा है तो नाइट्रोजन यानी कि N2 कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78.09%, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं मोटा मोटी 78% पाया जाता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। और ये जो क्वेश्चन 37 है ये भी आपको पूछा गया है मॉडल सेट 1 में। क्या है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है। तो आपको पता होगा, अगर आपने मॉडल सेट 1 देखा होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि क्षोभ मंडल। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। वर्षण यानी कि वर्षा, तो वर्षा के अंतर्गत किन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें वर्षा, अब वर्षा हो रहा है तो वर्षा में तो वर्षा को शामिल करवे करेंगे, क्योंकि वर्षण और वर्षा का मतलब एक ही होता है। तो वर्षा तो शामिल होगा, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें ओला, ओला भी होगा, ठीक है। ओला भी आपका हो जाएगा जिसको हम लोग बर्फ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो ही जाएगा। क्या है, तुषारपात, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में बर्फ गिरना, इसको हम क्या बोलते हैं, तुषारपात। तो ये भी तो आपका हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या नहीं होगा, संघनन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 38 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एकदम 100% सटीक है, मैंने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी को पता होगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। थोड़ा सा सोचिए और आप लोग बताइए कि आप लोगों को पता है कि नहीं है। बिल्कुल पता होना चाहिए। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि 5 जून। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यहां पर हमारा भूगोल खत्म हो जाता है, क्योंकि मात्र आप लोगों का 2 ही सेट आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है। बताइए पेड़ पौधे क्या जीवमंडल को प्रदूषित करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जितना पेड़ पौधा लगाएंगे उतना ही तो अच्छा है ना। कृषि विकास, अगर कृषि में विकास होगा तो क्या बताइए जीवमंडल को प्रदूषित करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। औद्योगिक विकास, अगर आपका ज्यादा फैक्ट्री वगैरह लगेगा ना तो यही तो जीवमंडल को प्रदूषित करेगा, क्योंकि वहां से धुआं निकलेगा, बहुत ही कूड़ा कचरा, बहुत चीज निकलेगा, रासायनिक वाला जो भी कूड़ा कचरा निकलेगा, हर एक चीज निकलेगा जो क्या करेगा, जीवमंडल को प्रदूषित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आपको बताया। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग यकीन नहीं करिएगा, अभी जो है ना आपका रात का बज रहा 1, अभी 1 बज रहा है रात का, ठीक है। और अभी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। और देखिए आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं ना सभी को इस वीडियो को शेयर करिए, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और देखिए शायद अभी तक कोई भी आपको ज्योग्राफी का सेट 2 नहीं पढ़ाया होगा, और मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। आप सभी का